विक्रम का अपना खुद का साड़ी का शोरूम था। उसके पास काफी लोग थे काम करने के लिए, पर उनमें से किसी को भी साड़ी पहननी नहीं आती थी और ना ही वो लोग कस्टमर का ध्यान अपनी ओर खींच पाते थे। इसलिए विक्रम खुद अपनी साड़ी को बेचने के लिए ग्राहकों से डील किया करता था। अरे मैडम, आप इतनी सुंदर हैं, फिर क्या दिक्कत हो रही है आपको ये साड़ी लेने में? साड़ी तो अच्छी है, पर ये साड़ी उल्टे पल्ले की है और मैं तो सीधे पल्ले की साड़ी बांधती हूँ। अरे मैडम, बस इसलिए आप इतनी सुंदर साड़ी को रिजेक्ट कर रही हैं? आपको इस साड़ी को पहनने का मैं तरीका बताता हूँ। इतना बोलकर विक्रम उस औरत को साड़ी पहनने का सही तरीका बताता है और साड़ी पहनकर दिखाता है। विक्रम को साड़ी में देखकर वहाँ बैठी औरतें हंसने लगती है। भैया, तुमने तो हम औरतों को भी साड़ी पहनने में पीछे छोड़ दिया। आखिर इतनी अच्छी साड़ी कहाँ से पहननी सीखी तुमने? अब क्या करूँ मैडम, मेरा तो काम ही ऐसा है कि अपने ग्राहकों को खुद साड़ी पहनकर दिखानी पड़ती है। वैसे ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। अब जब आपने मुझे साड़ी पहनने का सही तरीका बता ही दिया है, तो इस साड़ी को पैक भी कर दीजिए। इस साड़ी को लेकर आपने बिल्कुल सही फैसला किया है मैडम। ये साड़ी स्पेशल आपके लिए ही बनी है। इस तरह से विक्रम साड़ी की दुकान पर अपने ग्राहकों को खुद साड़ी पहनकर दिखाता है। ये सब कुछ मोहल्ले की एक पड़ोसन देख लेती है और गली में आकर ढिंढोरा पीटने लगती है। अरे बहन, हमारा विक्रम तो साड़ी पहनना बहुत अच्छे से जानता है। नेहा की तो किस्मत ही खुल गई, साड़ी पहनने वाला पति जो मिल गया। अरे बहन, क्यों मजाक कर रही हो? भला विक्रम आदमी होकर साड़ी क्यों पहनेगा? अरे बहन, भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो विक्रम की दुकान पर खुद जाकर देख लो, कैसे वो अपने ग्राहकों को साड़ी पहन पहन कर दिखाता है। पर जो भी कहो, विक्रम साड़ी में बहुत सुंदर लगता है। इस तरह से अब गली के पड़ोसी आपस में बात करके हंसने लगते हैं और तभी नेहा घर से बाहर निकलती है। नेहा को देखकर औरतें नेहा के पास जाती है और उसे चिढ़ाने लगती है। नेहा बहू, तूने बताया नहीं तेरा पति साड़ी पहनता है? आप ये क्या कह रही हैं? साफ साफ कहिए ना। नेहा बहू, अब इतनी अनजान मत बन। अब मुझे समझ आ गई तू अपनी पति से रोज रात को लड़ती क्यों है। अब जिस औरत का पति साड़ी पहनता है वो बेचारी कर भी क्या सकती है। अपने मोहल्ले की औरतों की ऐसी बात सुनकर नेहा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पड़ोस की आंटियों को जवाब देकर घर में वापस चली जाती है। ये आंटी लोग अपने आप को समझती क्या हैं? इनके पास कोई काम धाम नहीं है क्या? जब देखो तब किसी न किसी घर की चुगली करती ही रहती हैं। अरे अपना घर तो संभाला नहीं जाता इन लोगों से, दूसरों के घर में ताक झाक करती रहती हैं। आने दो विक्रम को, आज उनकी खैर नहीं। उनकी वजह से ही मुझे इतना ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ रहा है। गुस्से में आग बबूला नेहा विक्रम के आने का इंतजार करती है और रात को जब विक्रम घर आता है। नेहा डार्लिंग, आज बहुत भूख लगी है, कहाँ हो? खाना बनाया नहीं? मर गई तुम्हारी नेहा डार्लिंग, अब ना बाहर जाके खाना खा लेना। अरे पर हुआ क्या, तुम इतनी नाराज क्यों? आखिर तुम अपनी इन हरकतों से कब आ जाओगे? अरे तुम्हारे शोरूम में और भी तो लोग होंगे ना, वो साड़ी पहनाकर नहीं दिखा सकते क्या कस्टमर को? तुम ही रह गए हो क्या कस्टमर को खुश करने के लिए? और अगर साड़ी पहनने का इतना ही ज्यादा शौक है ना तुम्हें, तो ये पैंट शर्ट छोड़ के ना साड़ी पहनना शुरू कर दो। नेहा बस भी करो, हर समय लड़ना अच्छी बात नहीं होती है। और मैं अपने कस्टमर को साड़ी पहनकर इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि वो मेरा शोरूम है और मैं नहीं चाहता कि मेरे ग्राहक मेरी दुकान से खाली जाएं। तुम्हें ना सिर्फ अपने कस्टमर की पड़ी है, मेरी इज्जत की कोई परवाह है ही नहीं तुम्हें। तुम्हें पता है, मोहल्ले वाले ना मुझे ताने सुना रहे हैं। तुम्हारी बातों से लगता है आज भी मुझे तुम्हारी बातों से ही पेट भरना पड़ेगा। विक्रम नेहा की बातों से नाराज होकर घर चला जाता है और बाहर से खाना खाकर आता है। अब ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, पर नेहा का गुस्सा शांत नहीं होता, जिसके बाद विक्रम नेहा को मनाने की कोशिश करता है। नेहा यार, मान भी जाओ। चलो ठीक है, मैं अब से अपने ग्राहकों को साड़ी पहनकर नहीं दिखाऊंगा। अब तो खुश हो? प्रॉमिस करो कि तुम अब कभी साड़ी नहीं पहनोगे। तुम्हें मालूम है, इन सारी चीजों की वजह से ना मुझे बहुत सुनने को मिलता है। और तुम मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? दुकान में कुछ औरतें रख लो जो ग्राहक को साड़ी पहनकर दिखा सके। मैं सब समझ गया, अब मैं ऐसा ही करूंगा। मैं आज ही जा रहा हूँ शोरूम में और वहाँ पोस्टर लगा देता हूँ कि मुझे कुछ साड़ी पहनने वाली औरतों की जरूरत है। विक्रम नेहा के लिए दुकान में अपने ग्राहकों के सामने साड़ी पहनना बंद कर देता है और दुकान के बाहर एक पोस्टर लगा देता है। बड़ी मुश्किलों से उसे एक औरत मिलती है। साड़ी तो तुमने अच्छी पहनी है, पर मेरे शोरूम में तुम्हारा एक ही काम होगा। जो भी ग्राहक आएंगे तुम्हें उन्हें सही तरीके की साड़ी पहनकर दिखानी होगी ताकि हमारे कस्टमर हमसे साड़ी ले सकें। इसलिए तुम मुझे हर तरीके की साड़ी पहनकर दिखाओ।
अब विक्रम उस औरत का टेस्ट लेता है और वो औरत अपने टेस्ट में पास हो जाती है, जिस वजह से विक्रम उस औरत को अपने शोरूम के लिए रख लेता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर जब भी साड़ी पहनकर दिखाने की बारी आती तो वो औरत उल्टे सीधी साड़ी पहनकर ग्राहकों को दिखाती, जो कि कस्टमर को पसंद नहीं आती और वो बिना साड़ी लिए दुकान से चले जाते। तुम्हें इतने अच्छे से साड़ी पहननी आती है, पर फिर भी तुम अपना काम जल्दी खत्म करने के लिए कस्टमर के सामने उल्टी सीधी साड़ी पहनती हो, जिस वजह से कस्टमर बिना साड़ी लिए ही भाग जाते हैं। साहब, साड़ी के ऊपर दोबारा साड़ी पहनकर दिखाना कोई आसान काम नहीं होता। तो किसने कहा तुम्हें साड़ी पहनकर आने के लिए? घर से सूट पहनकर आओ या कुछ और। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। माफ करना सर, पर मेरे ससुराल में साड़ी के अलावा कोई दूसरा कपड़ा पहनना अलाउड नहीं है। इतना बोलकर वो औरत खुद काम छोड़कर चली जाती है, जिस वजह से एक बार फिर विक्रम खुद अपने कस्टमरों को साड़ी पहनकर दिखाता है। पर तभी वहाँ नेहा आ जाती है और ये सब देख लेती है, जिसके बाद नेहा अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती और शोरूम के अंदर ही अपने पति पर गुस्सा होने लगती है। तुम नहीं सुधरने वाले ना। कसम खा रखी है तुमने कि तुम मेरी नाक कटवा कर ही रहोगे। पहले तो सिर्फ मोहल्ले की औरतें ही बोलती थी मुझे, और अब तो रिश्तेदार भी मुझे ताने देने लग गए हैं। वो भी कहने लगे हैं कि नेहा का पति साड़ी पहनता है। आखिर अपनी हरकतों से कब आ जाओगे तुम? कैसे बेशरम इंसान हो यार तुम। कानों पे जूं तक नहीं रेंगती तुम्हारी। नेहा सभी के सामने विक्रम को खड़ी खोटी सुनाकर चली जाती है। विक्रम को खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती है। ये सब विक्रम के दुकान में काम करने वाला राजू देख लेता है और घर जाकर नेहा को सारी बात बताता है। मैडम, आपको ऐसे सबके सामने गुस्सा नहीं होना चाहिए था। आप नहीं जानती कुछ दिनों से शोरूम नुकसान में जा रहा है, और सर ने जिस औरत को काम पर रखा था वो औरत भी अचानक से काम छोड़कर चली गई। दुकान खाली पड़ी हुई थी, इसलिए जब एक आधी कस्टमर आए तो सर ने खुद साड़ी पहनकर उन्हें दिखाया। और मैडम जी, विक्रम सर अकेले नहीं है जो अपनी दुकान में साड़ी पहनकर कस्टमर को दिखाते हैं। आप और दुकान में भी जाकर देख सकती हैं। इतना बोलकर राजू वहाँ से चला जाता है और नेहा को अपनी गलती का एहसास होता है। अब नेहा जब विक्रम से मिलने शोरूम जाती है तो वो दुकान में देखती है कि किस तरह से सभी दुकान वाले अपने ग्राहकों को लहंगा साड़ी पहनकर दिखा रहे हैं। अब नेहा को समझ आ जाता है कि विक्रम ऐसा क्यों करता है, जिसके बाद वो अपने पति से माफी मांगती है और फिर कभी उस पर इस चीज को लेकर नहीं भड़कती और ताने देने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब देती है। अर्चना की शादी को 5 साल हो चुके थे, पर अब तक उसकी कोई औलाद नहीं थी, जिस वजह से उसके साथ पवित्रा हमेशा उसे ताने देती। हालांकि अर्चना मोहल्ले वालों के ताने सुन लिया करती, पर जब पवित्रा उसे ताने दिया करती तो वो खुद को संभाल नहीं पाती। और ऐसे ही एक दिन जब पवित्रा सब्जी लेने के लिए अर्चना के साथ बाहर जाती है। हे भगवान, शाम के समय में हमने किस बांझ का मुंह देख लिया। अरे ये तो बेशरम है, पर पता नहीं पवित्रा बहन को क्या हो गया है जो इस बांझ को अब तक अपने घर में रखी हुई है। अरे बहन, पवित्रा बहन की कोई गलती नहीं है। भूल गई क्या इसके बेटे ने लव मैरिज करी है? इसका बेटा ही अपनी बीवी को नहीं छोड़ना चाहता होगा। आजकल के बच्चों का क्या है, उनके पास कहाँ है दिमाग की अपनी संतान का होना कितना जरूरी होता है। मोहल्ले वालों की ऐसी बातें सुनकर पवित्रा जल उठती है और घर आते ही अर्चना को खड़ी खोटी सुनाने लगती है। देख रही है, आज सारी मोहल्ले की औरतें तेरी वजह से मुझे ताने दे रही हैं। पर माँ जी, अगर मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर? और वैसे भी शादी को 5 साल हो चुके, पर एक बार भी आपने मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाने दिया। पता नहीं, शायद दवाई चलने से मैं गर्भवती हो जाऊँ और इस घर में खुशियाँ आ जाए। तेरे घर वालों ने तो हमें दहेज भर भर के दिया है ना, जो सारे पैसे मैं तुझे दे दूं। भूल गई क्या? तेरा पति सिर्फ महीने के 20,000 कमाता है और उस 20,000 में कैसे घर चलता है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और ऐसे में महारानी जी को डॉक्टर से महंगा इलाज करवाना है। अगर तुझे इतने ही महंगे इलाज का शौक है तो किसी अमीर घर में शादी कर लेती ना। मेरे गरीब बेटे को क्यों फंसा अपने प्यार के जाल में? हाँ, पवित्रा अपनी बहू को खड़ी खोटी सुनाई रही होती है कि तभी वहाँ पवित्रा का बेटा राहुल आ जाता है और वह सारी बातें सुनकर अपनी माँ को फटकार लगाता है। माँ, खबरदार, अगर आइंदा से आपने कभी भी अर्चना से इस तरह की बात की। माना कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अर्चना का इलाज करवा सकूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बीवी को ताने दो। अगर मेरी बीवी या मैं बेऔलाद रहता हूँ तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है।
और आपको भी नहीं होनी चाहिए। राहुल के ऐसी बातें सुनकर पवित्रा तिल मिलाती हुई वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पवित्रा की बहन निशा उसके घर आती है। अरे जीजी, दादी नहीं बनना चाहती क्या? मेरे बेटे को ही देख लो, पिछले साल शादी हुई थी और इस साल मेरी बहू गर्भवती है। तुम्हारी बहू की शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसकी गोदहारी नहीं हुई। अरे मेरी बहन, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे घर में तो बांझ आ गई है ना जाने मेरे घर में बच्चों की किलकारियां कब गूंजेंगी। अरे जीजी, तुम्हारी बहू को बच्चा नहीं हो रहा तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? ढोंगी बाबा के पास क्यों नहीं जाती? मैं भी अपनी बहू को वहाँ लेकर गई थी। देखो, 6 महीने के अंदर अंदर मुझे खुशखबरी मिल गई, मेरी बहू गर्भवती है। अब निशा के कहने पर पवित्रा भी अर्चना को अपने साथ ढोंगी बाबा के पास चलने को कहती है, पर अर्चना मना कर देती है। माँ जी, हमें किसी भी बाबा के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। अब राहुल जी मेरा एक डॉक्टर से इलाज करवा रहे और डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि मैं माँ बन सकती हूँ और इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। बस कुछ दवाइयाँ मुझे समय अनुसार खानी पड़ेंगी। अरे बहू, तुझे और राहुल को जो इलाज करवाना है करवा, पर मेरे साथ एक बार उस बाबा के पास चल। उस बाबा की बड़ी मान्यता है। इस तरह से पवित्रा अर्चना को ढोंगी बाबा के पास ले जाती है, जहाँ ढोंगी बाबा उसे एक चूरन खाने को देते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर अर्चना को पता चलता है कि वो गर्भवती है। अब जैसे ही पवित्रा को पता चलता है कि उसकी बहू गर्भवती है, उसकी खुशियों को ठिकाना नहीं रहता और वो अर्चना को सराखों पर बैठा कर रखती है। अरे बहू, तुझे घर में काम करने की जरूरत नहीं है। अब तू गर्भवती है, अब तू अकेली नहीं है। ऐसे में तुझे खुद से ज्यादा अपने बच्चे का ख्याल रखना है, समझी? और राहुल को कह देना रात को वो तेरे लिए केसर और बादाम लेकर आ जाए। माँ जी, आप तो जानते हैं ना घर की आर्थिक स्थिति कैसी है, फिर ऐसे में भला राहुल जी से इतनी महंगी चीजें लाने के लिए कैसे बोलूं? और वैसे भी राहुल जी मेरा पूरा ख्याल रख रहे हैं। बहू, मैं तेरी सास हूँ, ना कि तू मेरी, समझी? और मुझे बच्चा दूध जैसा गोरा और तंदुरुस्त चाहिए। इसके लिए तुझे हर वो चीज खानी पड़ेगी जो मैं कहूँगी। पवित्रा के कहने पर राहुल वो हर एक चीज लाने की कोशिश करता है जो वो ला सके, पर गरीबी की वजह से अर्चना कुछ नहीं कहती और जो मिलता उसी में एडजस्ट करती। ऐसे ही एक दिन जीजी, मैं ना कहती थी कि उस बाबा के पास जाओगी तो तुम्हारी बहू बहुत जल्दी गर्भवती हो जाएगी। देखा ढोंगी बाबा के चूरन का कमाल। निशा, तू बिल्कुल सही कह रही है, ये तो एकदम से चमत्कार हो गया। अरे जीजी, मैं क्या कह रही थी, तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर क्यों उधार लेकर अपनी बहू की जरूरतों को पूरा कर रही हो? बाबा के पास चली जाओ, वो तुम्हें एक चूरन देंगे। उस चूरन से तुम्हारी बहू का स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। और तो और बाबा तुम्हें ये भी बता देंगे कि बहू के पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। अगर ऐसी बात है निशा, तो मैं कल के कल अपनी बहू को ढोंगी बाबा के पास ले जाऊंगी। अब अगले दिन पवित्रा जबरदस्ती निशा को ढोंगी बाबा के पास ले जाती है, जहाँ ढोंगी बाबा अर्चना को देख पवित्रा से कहते हैं, बच्चा अभी तुम्हारी बहू का 6वां महीना चल रहा है, इसलिए हम नहीं बता सकते कि उसकी कोख में लड़का है या लड़की। इसके लिए तुम्हें अगले महीने आना होगा, पर हम तुम्हें ये चूर्ण दे रहे हैं। इस चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ बहू को पिला देना और याद रखना अपनी बहू को दिन में 1 बार ही खाना देना, बाकी सारा काम चूरन करेगा। पर बाबा, मुझे डॉक्टर ने कहा ऐसे में मैं पेट भर के खाना खाऊं। बस चुप कर जा, डॉक्टर का तो काम है लंबा चौड़ा बिल बनाने का। वैसे भी मेरी वजह से मेरा बेटा कर्ज में डूब चुका है और लंबा चौड़ा बिल नहीं बनवाना चाहती मैं। अगर 10 रुपए के चूरन से तेरा बच्चा स्वस्थ होता है तो उसमें हर्जी क्या है? और वैसे भी डॉक्टर तो ये भी नहीं बताता कि लड़का होगा या लड़की। कम से कम बाबा हमें ये तो बताएंगे कि तेरी कोख में लड़का है या लड़की। एक बार फिर अर्चना अपनी सास के सामने चुप हो जाती है और इसी तरह से 1 महीने और बीत जाते हैं। 1 महीने में अर्चना काफी कमजोर हो जाती है और पवित्रा अर्चना को बाबा के पास ले जाती है। बच्चा, तुम्हारे बहू की कोख में लड़की पल रही है, तभी तो इस चूरन को खाने के बाद भी तुम्हारी बहू कमजोर हो गई। अगर तुम्हें अपने घर के लिए वारिस चाहिए तो तुम्हें अपनी बहू को ये चूरन देना होगा। इससे तुम्हारी बहू का बच्चा कोख में खत्म हो जाएगा और 1 महीने बाद तुम्हारी बहू फिर से गर्भवती हो जाएगी। बाबा, आपको जो करना कीजिए, बस मुझे लड़का चाहिए जो मेरे वंश को चला सके। माँ जी, ये आप क्या कह रही है? लड़का और लड़की में भेदभाव? अरे बहू, तू अभी नहीं समझेगी। अगर लड़की हुई तो खर्चे का घर होगा, उसकी शादी और दहेज का पैसा जोड़ना होगा, और हम इतने अमीर नहीं है, समझी? पर अगर लड़का होगा तो हमारा वंश चलाएगा और घर की जिम्मेदारियां भी उठाएगा।
नहीं माँ जी, लड़का हो या लड़की, मैं अपना बच्चा नहीं गिराऊंगी। इतना बोलकर अर्चना वहाँ से भाग जाती है। पवित्रा गुस्से में घर आती है और वो अपने सामने राहुल को देखती है। राहुल अपनी माँ को इस हरकत के लिए खूब सुनाता है। तो वहीं दूसरी ओर सही से खाना ना मिलने की वजह से बेचारी अर्चना की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। डॉक्टर के लाख कोशिश करने पर भी डॉक्टर अर्चना के बच्चे को नहीं बचा पाते और अर्चना एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। माँ, ये सब कुछ आपके लालच की वजह से हुआ है। अब तो आपको समझ में आ गया ना कि वो बाबा अपने नाम की तरह ढोंगी है। उसने आपसे कहा कि अर्चना की कोख में लड़की है, पर उसकी कोख में लड़का था। आपने अपनी गलतियों की वजह से इस घर के वारिस को खो दिया। राहुल की बातें सुनकर और अपने मरे हुए पोते की लाश देखकर पवित्रा को अपनी भूल का एहसास होता है, जिसके बाद वो किसी भी अंधविश्वासी पर विश्वास नहीं करती और भगवान की कृपा से कुछ महीनों बाद अर्चना एक बार फिर से माँ बनती है। अर्चना की शादी को 5 साल हो चुके थे, पर अब तक उसकी कोई औलाद नहीं थी, जिस वजह से उसके साथ पवित्रा हमेशा उसे ताने देती। हालांकि अर्चना मोहल्ले वालों के ताने सुन लिया करती, पर जब पवित्रा उसे ताने दिया करती तो वो खुद को संभाल नहीं पाती। और ऐसे ही एक दिन जब पवित्रा सब्जी लेने के लिए अर्चना के साथ बाहर जाती है। हे भगवान, शाम के समय में हमने किस बांझ का मुंह देख लिया। अरे ये तो बेशरम है, पर पता नहीं पवित्रा बहन को क्या हो गया है जो इस बांझ को अब तक अपने घर में रखी हुई है। अरे बहन, पवित्रा बहन की कोई गलती नहीं है। भूल गई क्या इसके बेटे ने लव मैरिज करी है? इसका बेटा ही अपनी बीवी को नहीं छोड़ना चाहता होगा। आजकल के बच्चों का क्या है, उनके पास कहाँ है दिमाग की अपनी संतान का होना कितना जरूरी होता है। मोहल्ले वालों की ऐसी बातें सुनकर पवित्रा जल उठती है और घर आते ही अर्चना को खड़ी खोटी सुनाने लगती है। देख रही है, आज सारी मोहल्ले की औरतें तेरी वजह से मुझे ताने दे रही हैं। पर माँ जी, अगर मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर? और वैसे भी शादी को 5 साल हो चुके, पर एक बार भी आपने मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाने दिया। पता नहीं, शायद दवाई चलने से मैं गर्भवती हो जाऊँ और इस घर में खुशियाँ आ जाए। तेरे घर वालों ने तो हमें दहेज भर भर के दिया है ना, जो सारे पैसे मैं तुझे दे दूं। भूल गई क्या? तेरा पति सिर्फ महीने के 20,000 कमाता है और उस 20,000 में कैसे घर चलता है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और ऐसे में महारानी जी को डॉक्टर से महंगा इलाज करवाना है। अगर तुझे इतनी ही महंगे इलाज का शौक है तो किसी अमीर घर में शादी कर लेती ना। मेरे गरीब बेटे को क्यों फंसा अपने प्यार के जाल में? हाँ, पवित्रा अपनी बहू को खड़ी खोटी सुनाई रही होती है कि तभी वहाँ पवित्रा का बेटा राहुल आ जाता है और वह सारी बातें सुनकर अपनी माँ को फटकार लगाता है। माँ, खबरदार, अगर आइंदा से आपने कभी भी अर्चना से इस तरह की बात की। माना कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अर्चना का इलाज करवा सकूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बीवी को ताने दो। अगर मेरी बीवी या मैं बेऔलाद रहता हूँ तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है और आपको भी नहीं होनी चाहिए। चूचू चिड़िया की कहानी। नंदनवन जंगल में कालू नाम का कौवा अपनी 3 बेटी चिंकी, टुनटुनी और लाडो के साथ रहा करता था। कालू कौवा बहुत गरीब था और वो खेती करके जैसे तैसे अपना गुजारा किया करता था और वहीं उसकी तीनों बेटियां अपने पिता का काम में हाथ बटाया करती थी। ऐसे ही एक दिन चिंकी चिड़िया टुनटुनी और लाडो चिड़िया से कहती है, टुनटुनी और लाडो, तुम दोनों आज अलग अलग काम पर जाना। लाडो, तुझे आज उपले बेचने जाना है और टुनटुनी, तुझे जंगल में दूध बेचने जाना है। पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए मुझे पिताजी की जगह खेत में जाना पड़ेगा। ठीक है दीदी, मैं तो उपले बेचने जा रही हूँ, आप पिताजी का ध्यान रखना। और वहीं दूसरी ओर टुनटुनी भी दूध लेकर बेचने चली जाती है। अब बेचारी चिंकी अपने पिताजी और खेत को संभालती है। शाम को लाडो और टुनटुनी दूध और उपले बेचकर घर वापस आती है। घर आकर दोनों बहनें देखती है कि कालू कौवे की तबीयत अभी तक खराब है। अपने पिता की यह हालत देखकर लाडो चिड़िया चिंकी से कहती है, दीदी, आपने तो कहा था आप पिताजी का पूरा ध्यान रखेंगी, लेकिन पिताजी को तो अब भी तेज बुखार है। लाडो, ये तुम क्या बोल रही हो? पिताजी को अभी तक बुखार है? चिंकी की यह बात सुनकर टुनटुनी भी बोल पड़ती है, चिंकी दीदी, ज्यादा ढोंग करने की जरूरत नहीं है, हमको अच्छे से पता है
आप काम करने में बिल्कुल कामचोर हैं, इसलिए आप पिताजी का बहाना बनाकर घर में बैठ गई और हम दोनों को काम करने के लिए बाहर भेज दिया। टुनटुनी, लाडो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम दोनों को ऐसा लगता है कि मैं कामचोर हूँ तो ठीक है, कल से तुम दोनों पिताजी के साथ खेत पर जाकर खेती करना और मैं बाकी का काम अकेले ही कर लूंगी। तीनों बहनों की लड़ाइयाँ झगड़े देखकर कालू कौआ परेशान हो जाता है और तीनों से आकर कहता है, तुम तीनों चुप हो जाओ। मैंने तुम तीनों में से किसी को भी नहीं बोला कि तुम मेरी मदद करो। तुम तीनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही सारा काम कर लूंगा। नहीं पिताजी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपकी तबीयत खराब है, आप बस आराम कीजिए, हम तीनों मिलकर सारा काम देख लेंगे। चिंकी चिड़िया कालू कौवे की सबसे बड़ी बेटी थी। चिंकी चिड़िया बहुत दयालु और समझदार थी और वहीं दूसरी ओर टुनटुनी और लाडू चिड़िया एक नंबर की लालची और घमंडी चिड़िया थी। इसी तरह से अगले दिन चिंकी चिड़िया अकेले ही दूध और उपले बेचने के लिए जंगल में चली जाती है और वहीं टुनटुनी और लाडो घर में रहकर ही अपने पिता की सेवा करती है। लाडो टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी तो खेत में जाकर खेती का काम कर ले और मैं घर में रहकर पिताजी का ध्यान रख लूंगी। लाडो, तू क्या बोल रही है? खेत में जुताई का काम होता है, ये काम अकेले नहीं कर सकती मैं, तुझे भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। पर टुनटुनी, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती ना, ऐसे तो पिताजी घर पर अकेले ही रह जाएंगे। हम में से किसी एक को तो पिताजी के पास रहना होगा। चल ठीक है, हम एक काम करते हैं, आज हम दोनों ही पिताजी का ध्यान रखते हैं। अगर कल तक पिताजी की तबीयत में सुधार आ गया तो हम पिताजी को खेत का काम करने देंगे और हम दोनों मिलकर बाहर का काम संभाल लेंगे। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी और लाडो दोनों ही खेत का काम नहीं संभालती, जिस वजह से कालू कौवा का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। ऐसे ही एक दिन चिंकी चिड़िया दूध और उपले बेचकर खेत के रास्ते से घर आ रही होती है। तभी उसकी नज़र एक चिड़िया पर पड़ती है जो बेहोश जमीन पर पड़ी होती है। जैसे तैसे करके चिंकी चिड़िया उस बेहोश चिड़िया को होश में लेकर आती है। आप ठीक तो हो ना? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आपको हुआ क्या था? आप इतनी धूप में खेत के अंदर अकेले क्या कर रही थी? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय मेरे छोटे भाई के अलावा। बचपन में मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। अपने छोटे भाई को पढ़ाने लिखाने के लिए मैंने ये खेत किराए पर लिया था। मैं यहीं पर खेती कर रही थी। ज़्यादा धूप होने के कारण मैं बेहोश हो गई। अच्छा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे भी खेती करनी आती है, मैं आपकी खेती करके मदद कर सकती हूँ। उसके बाद चिंकी चिड़िया उस चिड़िया को साइड में बिठा देती है और खुद खेती करने लगती है। इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब चिंकी रोजाना दूध और उपले बेच कर आती और उस चिड़िया के खेत में काम किया करती। ये सब देखकर वो बेचारी चिड़िया बहुत खुश होती है और एक दिन चिंकी खेत में काम कर रही होती है। तब वो बेचारी चिड़िया चिंकी चिड़िया के लंबे घने बालों को देखकर उसे कहती है, काले घने बाल लंबे बन जा तो जादुई सोने के बाल। ऐसा बोलते ही चिंकी चिड़िया के साधारण बाल सोने के बालों में बदल जाते हैं। उसके बाद चिंकी चिड़िया उस चिड़िया से कहती है, बहन, आपने ये जादू कैसे किया? आप इस मंत्र से तो मेरे बाल सोने के हो गए। उसके बाद वो चिड़िया एक जादूगरनी चिड़िया के रूप में बदल जाती है। मैं कोई बेचारी चिड़िया नहीं हूँ, मैं एक जादूगरनी चिड़िया हूँ। मैंने तुम तीनों बहनों की परीक्षा लेने के लिए ये सब किया। मैंने ही अपने जादू से तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब की, लेकिन अब तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई हो, इसलिए मैंने तुम्हारे बालों को जादुई सोने के बालों में बदल दिया। ये जादुई सोने के बाल तुम्हारी सारी परेशानी हल कर देंगे। चिंकी जादूगरनी चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश होती है और जादूगरनी चिड़िया का शुक्रिया अदा करती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी। उसके बाद जादूगरनी वहां से गायब हो जाती है। जादूगरनी के जाते ही चिंकी चिड़िया के जादुई सोने के बाल एक बार फिर से काले बालों में बदल जाते हैं। ये देखने के बाद चिंकी खुद से बोलती है, अरे ये क्या, जब तक ये जादूगरनी मेरे सामने खड़ी थी तब तक मेरे बाल सोने के थे और उसके जाते ही मेरे बाल एक बार फिर साधारण हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बालों का जादू कुछ समय के लिए ही था और मैंने वो समय गंवा दिया।
ये सोचकर चिंकी चिड़िया घर जाती है और घर जाकर देखती है कि उसकी दोनों बहनें अपने पिता के पास बैठी है। लाडो, टुनटुनी, तुम दोनों ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं बड़ी बहन होने का तुम दोनों पर धौंस जमा रही हूँ। तुम दोनों पिताजी का ध्यान बहुत अच्छे से रख रही हो, लेकिन खेत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हो, जिस वजह से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। चिंकी दीदी, लगता है तुम्हारे लिए पिताजी से बढ़कर पैसा है। अब कालू कौवा खुद को स्वस्थ महसूस कर पा रहा था, इसलिए जब वो टुनटुनी की बात सुनता है तो गुस्से में बोल पड़ता है। तुम दोनों एक नंबर की कामचोर हो। तुम्हें घर का कुछ कामकाज करना पड़े, इसलिए तुम दोनों पूरे दिन मेरे पास बैठी रहती हो। अब मैं खुद को स्वस्थ महसूस कर पा रहा हूँ, इसलिए तुम दोनों को अब मेरी और सेवा करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से कालू कौवा टुनटुनी और लाडो चिड़िया को डांट देता है। उसके बाद टुनटुनी और लाडो चिंकी चिड़िया से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। अपनी दोनों बहनों को इस तरह से खुद से नाराज देखकर चिंकी अपने जादुई बालों से बोलती है, हे जादुई बाल, अगर तेरे अंदर थोड़ा सा भी जादू है तो तू अपना जादू दिखा और मेरी दोनों बहनों की नाराजगी दूर करवाने में मेरी मदद कर, ताकि मैं अपनी दोनों बहनों को सही रास्ते पर ला सकूं। चिंकी के ऐसा बोलते ही चिंकी के जादुई बाल बोलने लगते हैं। तुम्हारी दोनों बहनें कामचोर के साथ साथ लालची भी है। अगर तुम अपनी तरह ही अपनी दोनों बहनों के बालों को जादुई बना दो तो वो तुमसे कभी नाराज नहीं होंगी। उसके बाद वो दोनों वही करेगी जो उनके जादुई बाल उनसे कहेंगे। लेकिन जादुई बाल, मैं तो एक साधारण चिड़िया हूँ, तो मैं अपनी दोनों बहनों के बालों को जादुई बाल कैसे बनाऊं? उसी मंत्र से जिस मंत्र से तुम्हारे बालों को जादुई बनाया गया था। फिर चिंकी को उस जादू करने का मंत्र याद आता है और वो अपनी दोनों बहनों के पास जाती है और उन दोनों के काले बालों को देखकर कहती है, हे काले लंबे घने बाल, बन जा तू जादुई सोने के बाल। इस मंत्र के बाद टुनटुनी और लाडो चिड़िया के बाल भी जादुई सोने के बाल बन जाते हैं। जादुई सोने के बाल होने के बाद टुनटुनी और लाडो चिड़िया का हृदय परिवर्तन हो जाता है और दोनों को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। उसके बाद दोनों बहनें मिलकर चिंकी चिड़िया से माफी मांगती हैं। दीदी, दीदी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम दोनों तुमसे चिढ़ती थी क्योंकि पिताजी की सबसे लाडली बेटी थी और घर का सारा काम करती थी। अपनी दोनों बहनों में इतना बदलाव देखकर चिंकी चिड़िया बहुत खुश होती है। उसके बाद तीनों बहनें आपस में गले लग जाती हैं और हंसी खुशी मिलकर एक साथ रहती हैं। एक दिन तीनों बहनें मिलकर खेती पर जाती हैं। तभी चिंकी चिड़िया के बालों में से एक सोने का बाल टूटकर खेत की जमीन पर गिर जाता है। उस एक जादुई बाल से पूरे खेत में फसल हो जाती है। ये देखकर तीनों बहनें खुश हो जाती हैं और उन जादुई बालों की मदद से सभी गरीब और ज़रूरतमंद पक्षियों की मदद करती हैं और तीनों मिलकर अपने पिता को खुशहाल जिंदगी देती है, जो उनके पिताजी ने कभी उनसे उम्मीद तक नहीं की थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, क्या आपको पता है कालू कौवे की कितनी बेटी थी? अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।